आप अपने ज़हन पर बोझ न डालें, लेट जाएं, मैं सर दबा देती हूँ। दिमाग पर बोझ हो तो पूरा वजूद भारी लगने लगता है। मैं भी थकन महसूस कर रहा था, लेट गया। फिरदौस सिरानी बैठ गई, इसकी मखरूती उंगलियां मेरे बालों से खेलने लगी। पूरे वजूद में सनसनी सी महसूस होने लगी। दौरान खून बढ़ गया, कनपटियाँ सुलगने लगीं, नसों में खिंचाव सा गया। वो मेरी बीवी थी, कुल की कुल मेरी थी, लेकिन मुझे इसकी ज़िंदगी अजीज़ थी, इसलिए कई साल से दरमियान में दीवार खड़ी कर रखी थी। वो ऊंची फसील गिरती हुई महसूस हुई और मैंने अपने दोनों हाथ खोल दिए। इसे अपनी खिदमत का सिला देना चाहता था, इससे पहले कि मैं कुछ और आगे बढ़ता कि जंगल वाले जोगी की हिदायत रुकावट बन गई। ऐसा लगा कि वो मेरे कान में कह रहा हो, खबरदार, तुम्हारे खून में जहर फैल चुका है, अगर बीवी के पास गए तो वो हलाक हो जाएगी। बरवकत सरजनिश ने मुझे कातिल बन जाने से रोक दिया और मैं उठकर बैठ गया। जाओ, जाकर सो जाओ कहते हुए मैं बाथरूम में दाखिल हो गया। कोयटे की बर्फानी हवा भी मेरे जिस्म में लगी आग को बुझा नहीं पा रही थी। तंग आकर मैं शावर के नीचे बैठ गया। सर्द मौसम में यख पानी ने कमाल कर दिखाया, मेरे अंदर भड़कते हुए जहन्नम को एक पल में सर्द कर दिया। ऐसा लगा जैसे मैंने थकन का बोझ उतार फेंका हो। मेरा वजूद हल्का फुल्का हो चुका था। मैंने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर आकर दराज हो गया। सुबह उठकर फैक्ट्री जाने की तैयारी कर रहा था कि कुछ लड़के आ गए। इनके हाथों में चंदे की रसीद बुक थी। उन्होंने 50 रुपए मांगे। नहीं, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दे सकता, मैंने उखड़े हुए लहजे में कहा। क्यों? नफाक फैलाने वालों की मदद करना मेरे नज़दीक जुर्म है। हम 5 उंगलियां हैं, बंद होकर मुट्ठी बनेंगे, ना कि अकेले रहकर फ्रैक्चर का दुख झेलें। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, मेरे गुस्से की इंतहा न रही। ठीक है बुड्ढे, तुझे देख लेंगे, कहते हुए वो सब बाहर चले गए। इनका जहर आलूद जुमला मैंने सुना, फिर भी खामोश रह गया। बुढ़ापा तजुर्बेकार होता है और मैं बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ा था। ऐसे वक्त में इंसान जोश से नहीं होश से रिश्ता जोड़ लेता है। मैंने भी जोश को धुतकार दिया। ये बुढ़ा दलाल है, हमारी खबरें भी उधर पहुंचाता होगा। इतना सख्त जुमला सुनकर मैं खामोश रह गया और कारखाने जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन कारखाने में ज्यादा देर बैठ न पाया। अमनो सुकून का गहवारा सुलग उठा था। एक लड़की की हादसाती मौत ने पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया था। हर जानिब धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। दूसरे लोगों की तरह मैं भी अपने घर की जानिब भागा। तमाम राहें मसदूद हो चुकी थी। रिक्शा, टैक्सी नाम की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही थी। छुपता छुपाता, बचता बचाता पैदल घर पहुंचा। घर पहुंचते ही मेरा दिल धक से रह गया। घर का दरवाज़ा मुकफ़ल था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि फिरदौस और जुल्फ़कार कहाँ गए। मेरे पास ताले की दूसरी चाबी थी, इससे दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कुछ देर तक इंतज़ार किया, लेकिन जब रात की स्याही फैलने लगी तो मैं बेचैन हुआ था। पड़ोस में फ़ोन था, इनके यहाँ से बाजी को फ़ोन किया, मगर वहाँ भी वो नहीं थी। गुजरते वक्त के साथ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। सारी रात टहलते हुए गुजार दी। सुबह की अजान के साथ मैं घर से निकल आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो गई कहाँ, इसे कहाँ ढूंढूं। सड़कें सुनसान थी, कहीं कहीं टायरों की राख पड़ी थी। इन्हें साइड पर हटाकर मैं आगे बढ़ रहा था कि आवाज़ आई, रुक जाओ। मैं ठटक कर खड़ा हो गया। एक दुकान की आड़ से निकलकर 3 पुलिस वाले मेरी जानिब बढ़ रहे थे। नज़दीक आकर उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? अपनी बीवी को तलाश करने। बहाना बनाता है लंगड़े। एक सिपाही ने राइफल की नाल से मुझे धक्का दिया। चल थाने, वहीं चलकर सही बात बताएगा। दूसरे सिपाही ने पीछे से मेरे कॉलर को पकड़ लिया। मैंने बेचारगी से इधर उधर देखा। मुझे किसी अफसर की तलाश थी, लेकिन कोई होता तो नजर आता। लाचार होकर मैं इनके साथ चल पड़ा। वो तीनों मुझे इस तरह घेरे में लिए हुए थे, गोया मैं बहुत ही खतरनाक किस्म का मुजरिम हूँ और मौका मिलते ही दौड़ लगा दूंगा। बैसाखी के सहारे खटखट करता मैं इनके साथ घिसट रहा था कि एक वैन आकर रुकी। इस पर बैठे हुए अफसर ने पूछा, कौन है ये? सर, ये कोई वारदातिया है, हमें देख कर भाग रहा था। बस हमने दौड़ कर दबोच लिया, एक सिपाही ने सैल्यूट करते हुए कहा। लेकिन एक पैर से कैसे भाग रहा था? अफसर ने तंजिया अंदाज में पूछा। इससे पहले कि सिपाही जवाब में कहता, मैं बोल पड़ा, अगर आप कहें तो मैं हकीकत बता दूं। हाँ बोलो। कल से मेरी बीवी और बच्चा गायब है। इन्हें ढूंढने निकला था कि इन्होंने रोक लिया, जबकि ये खुद ड्यूटी देने के बजाय छुप कर बैठे हुए थे। अफसर ने गुस्से से सिपाहियों को देखा, फिर मुझसे बोला, हाँ तो जनाब, आपकी बीवी कब से गायब है? कल से मैं जब कारखाने से लौटा तो वो घर पर नहीं थी। आपने रिपोर्ट लिखाई? जी नहीं। आइए वैन में बैठ जाइए। अफसर का हुक्म सुनते ही मैं वैन में बैठ गया। अगली चुरंगी के बाद ही थाने की इमारत थी। वहाँ पहुँचते ही अफसर ने कहा, आप जरा इस पेड़ के नीचे रखी लाश को देख लें। आज सुबह ही हमें एक गली में पड़ी लाश मिली है। लाश? किसकी लाश? मैंने पूछा। किसी औरत की। औरत की लाश? कहता हुआ मैं पेड़ की जानिब दौड़ा। 20 से 25 फीट का फासला कई हजार मील बन गया। ऐसा लग रहा था गोया मेरे इकलौते पैर में कई मन वजनी पत्थर बंधा हो। पैर उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे।
बमुश्किल मैं लाश के नज़दीक पहुंचा और गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। लाश पर पेड़ का साया था, इसलिए खदोखाल नजर न आते थे, फिर जहन पर बोझ भी था। जब तो मैंने कपड़ों पर गौर नहीं किया था। वो लाश किसी अधेड़ उम्र की गोरी औरत की थी, जबकि मेरी फिरदौस सांवली थी और शुबाब थी और कोहरे बदन की थी, साड़ी पहनती थी। वो लाश किसी कद आबर औरत की थी जिसके बदन पर शलवार कमीज थी। इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने दुख में गमगीन होता है, दूसरे के दर्द को अपना नहीं समझता। पुलिस अफसर को रिपोर्ट लिखाकर मैं बाहर निकल आया। तमाम सड़कें वीरान थी, कर्फ्यू का नफाज नहीं हुआ था, फिर भी कर्फ्यू का समा था। मैं बगैर सोचे समझे देखे वाले बढ़ता चला जा रहा था कि एक जगह सड़क पर ईंट पत्थर बिखरे हुए देखे, जले हुए टायरों की राख भी नजर आई। मैं समझ गया कि यहाँ दोनों फरीक टकराए होंगे। यूं भी ये सड़क एक तरह से बॉर्डर समझी जाती थी। इसके दोनों जानिब मुसलमान थे, एक खुदा एक रसूल एक किताब पर दोनों का ईमान था, मगर दुनिया की बोली को अपना तशख्खुस समझ बैठे थे और जहन्नम में अपनी सीट रिजर्व करवाने के लिए अहकाम खुदाबंदी का सरीहा मजाक उड़ा रहे थे। कुरान में फरमाया गया है कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, और वो कह रहे थे, नहीं, हमारी जुबान जानने वाला हमारा भाई नहीं। मैं हैरत भरी नज़रों से खड़ा देख रहा था कि दूर से एक जीप आती दिखाई दी। कहीं फिर थाने के लिए दौड़ न लगाना पड़े, इसी डर से मैं एक गली में घुस गया। इस तंग गली में घुसते ही मेरा दिल धड़क उठा। वो गंदी गली थी, हर जानिब गंदगी बिखरी हुई थी। घरों से फेंकी गई गंदगी के इस ढेर पर एक औरत पड़ी थी। इसके बदन पर सुर्ख प्रिंटेड सूट था। मुझे वो सूट जाना पहचाना लगा और मैं तेजी से नज़दीक पहुंच गया। लाश को सीधा करते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरी फिरदौस तासुब की गंदगी की नज़र हो गई थी। पता नहीं इसे किस जुर्म की सजा दी गई थी। इसकी मादरी जुबान बंगला थी, मगर मेरी खातिर उर्दू बोलती थी। पहाड़ी में रहकर पश्तो भी सीख गई थी। तीनों जुबानें रवानी से बोलती थी। मालूम नहीं से कौन सी जुबान बोलने की सजा दी गई। वो इलाका मखलूत आबादी वाला था। तमाम घर खाली पड़े थे, सब अपने अपने इलाके में चले गए थे, इसलिए मैं किसी पर भी शक नहीं कर सकता था। एक कौन हो तुम, चीखे क्यों थे? गली के अगले सिरे से आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा, गली के सिरे पर कई सिपाही खड़े थे। सबकी बंदूकें मेरी जानिब उठी हुई थी। मैंने नम आंखों से इनकी तरफ देखा और फिर इशारे से लाश दिखाई। वो सब करीब आ गए। लाश किसकी है? पुलिस अफसर ने पूछा। मेरी बीवी की है, मैंने रंधे गले से जवाब दिया। किसने मारा है? हमारी गलतियों ने, हमारी कोताहियों ने। हमने माजी से सबक नहीं लिया, पाकिस्तान बनाने के मकसद को भुला बैठे, इसी गलती ने इसे मारा। मैं कुछ और भी कहता कि अफसर ने सिपाहियों से कहा, लाश उठाकर वैन में रखो, लगता है लंगड़े का दिमाग फिर गया है, इसे भी ले चलो। सिपाहियों ने लाश उठा ली, मुझे भी वैन पर सवार कर लिया और फिर थाने लाकर सवालात की बौछार कर दी। मैंने अव्वल तो आखिर सारी बात बता दी। इस अफसर का नाम भी बता दिया जिसने मुझे पहली लाश दिखाई थी। टेलीफोन पर इससे रब्ता किया गया, इसने तस्दीक कर दी। पोस्टमार्टम के बगैर लाश मिलना मुश्किल थी। मैं आंसू बहाने के लिए घर लौट आया। बीवी की लाश मिल चुकी थी, बेटे के बारे में फिक्रमंद था। इसे कहाँ तलाश करूं, यही सोच रहा था, मगर घर आकर भी चैन न मिला। फिक्रमंदी के बोझ तले दबा ही लेटा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक शख्स था। इसका लिबास बता रहा था कि इसका शुमार तबका उमरा में होता है। मैंने सवालिया निगाहों से इसका जायज़ा लिया। आपके यहाँ किसी बच्चे का नाम जुल्फ़कार है? जी, मेरे बेटे का नाम है, मैंने लर्जीदा लहजे में कहा। इसकी कोई पहचान? वो टूटी फूटी उर्दू बोलता है, मगर बंगला फराटेदार जानता है। वो मेरे बंगले पर है। इसका जवाब सुनते ही मैंने कहा, वो जिंदा है ना? हाँ, मगर बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। बड़ी मुश्किल से इसने पता बताया है। मुझे ले चलिए, मैं इसे देखना चाहता हूँ। बेसब्री मेरे लहजे से आया थी। ठीक है, चलिए। वो मुड़ गया। मैंने दरवाजे में ताला लगाया और इसके साथ निकल पड़ा। सड़क पर बड़ी सी कार खड़ी थी। इसने अगला दरवाज़ा खोलकर मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे बैठते ही इसने कार स्टार्ट कर दी। रास्ते में इसने बताया, मैं अपने घर लौट रहा था कि मुझे जुल्फ़कार नजर आ गया। हालात ख़राब थे। सुनसान सड़क पर रोते हुए बच्चे को देखकर मैं रुक गया और फिर इसे कार में बिठाकर घर ले आया। पहले तो वो कार में बैठने को तैयार न था, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इसे बिठा लिया। घर लाकर रात भर इससे सवालात करता रहा। कुछ खौफ और कुछ उर्दू से नावाकफियत के बायस जुल्फ़कार का जवाब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। बड़ी मुश्किलों से मेरी समझ में बस इतना आया कि वो ज़ैगम आबदी का बेटा है और इसकी माँ को शरपसंदों ने मार दिया है। इसने अटक अटक कर घर का पता भी बताया था। इन बातों के दरमियान तवील रास्ता तय हो गया। अब कार डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की किसी सड़क पर दौड़ रही थी। एक शानदार इमारत के सामने इसने कार रोक दी। मैंने इमारत का सरसरी निगाहों से जायज़ा लिया और कार से बाहर निकल आया। वो खुद भी कार से उतर गया था और बंद गेट खोलते हुए बोला, मेरा चौकीदार कल से गायब है, पता नहीं कहाँ गया। मैंने बेसाखी पर वजन डालते हुए पूछा, आपने पता नहीं किया? पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी है। इसने गेट खोलकर कार को अंदर ले जाते हुए कहा। कार के पीछे पीछे मैं भी अंदर दाखिल हो गया। पोर्च में कार रोक कर वो उतर पड़ा और फिर मुझे सहारा देकर अंदर ले गया।
मैं तो पहले ही इसकी बारूब शख्सियत से मरूब था। कमरा नशिस्त की सजावट देखकर मज़ीद मरूब हो गया। मैं अपने आप को बहुत हकीर महसूस कर रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि इस गरीब मुल्क में इतनी तय्युश पसंद हस्तियाँ भी रहती हैं। अभी मैं इसी ख्याल में डूबा था कि दरमियानी उम्र की एक औरत दाखिल हुई। इसने बहुत कीमती लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। इसकी उंगलियों में जलता हुआ सिगरेट भी था। इसने सामने वाले सोफे पर अपने आप को गिरा दिया, फिर लंबा कश लेकर धुआं उगलते हुए बोली, सुना वो बेबी तुम्हारा है? जी मैंने धीरे से कहा। तुम इसको उर्दू ना ही सिखाया? इसने दूसरा कश लिया। जी वो ढाके में पैदा हुआ था, वहीं की ज़ुबान सीखे है इसने, वहाँ इतना स्वीट लैंग्वेज ना ही सिखाया। आई लव उर्दू। मैं तो उर्दू को बहुत प्यार करता। इसके तलफ़ुज़ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो यूरोपी है। इससे बातें करने की ख्वाहिश मुतलक न थी, फिर भी वक़्त गुजारी के लिए मैंने पूछ लिया, आपका नाम? फ़ेटिमा। अब तो मुझे यकीन हो गया कि वो गैर मुल्की है। किस मुल्क की होगी? यही सोच रहा था कि वही बारूब शख्स अंदर दाखिल हुआ और बोला, फातिमा तुमने चाय के लिए कहा? जी हाँ, इस औरत ने जवाब दिया। मैं चकरा कर रह गया कि ये फातिमा है या फेटिमा। इस पर गौर कर ही रहा था कि एक नौकर के साथ जुल्फ़कार दाखिल हुआ। इसे देखते ही मैंने बाहें फैला दी और वो दौड़कर मुझसे लिपट गया। इसने सिसकियों के दरमियान बताया कि जब वो और फिरदौस शॉपिंग करके लौट रहे थे तो बलवा हो गया। वो दोनों पनाह लेने की खातिर एक गली में घुस गए। गली में पहले से ही बुलवाई जमा थे। उन्होंने दोनों से सवालात किए। फिरदौस उर्दू पश्तू दोनों ज़ुबानें रवानी से बोल सकती थी, मगर इन ज़ुबानों पर इसे मुकम्मल उबूल नहीं था। बुलवाइयों ने इसे मुखालिफ फरीक का समझकर हमला कर दिया। जुल्फ़कार न उर्दू बोल सकता था न पश्तो, इसलिए इसे बंगाली समझकर छोड़ दिया। इसकी सुनकर मैंने आंसू पहुँचे और दिल ही दिल में सोचा, जिसे दुश्मन न मार सके इसे अपनों ने मार दिया। जो बंगालन थी इसे बंगाली न समझा गया और जो बंगाली नहीं था इसे बंगाली समझकर छोड़ दिया गया। लीजिए चाय पीजिए, बारूब शख्स ने कहा। मैंने चौंक कर प्याली की जानिब हाथ बढ़ा दिया। चाय पीने के बाद इजाज़त ली और इस्लामी मुल्क की फिरंगियों जैसे ख़ानदान से इजाज़त लेकर बाहर निकल आया। इत्तफ़ाक़न एक टैक्सी मिल गई जिसने मरकज़ी सड़क तक पहुँचा दिया। वहाँ से पैदल घर आ गया। फिरदौस के बगैर घर सूना सूना था। कल तक जो घर की जीनत थी वो जुनूनियों का शिकार हो गई थी। इसकी लाश बेवाली वारिस मुर्दा खाने में पड़ी थी। मुझे अजीब सा लग रहा था। मेरा सर फटा जा रहा था। 14 साल का साथ एक पल में टूट गया था, बल्कि तोड़ दिया गया था। उफ़रियत ने इसे निगल लिया था। मैं जानता था ये सब कुछ मंसूबा बंद साजिश का एक हिस्सा है। कायद आज़म ने फरमाया था कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, मगर दुश्मन कभी किले का वजूद बर्दाश्त नहीं करते। इनकी पूरी कोशिश होती है कि इसे ढा दें। किले को ढा देने के लिए सामने आना पड़ता है और मुसलमान हमा वक्त सरबकफ रहते हैं, इसलिए वो छुप छुप कर वार करते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार तासुब का खंजर है, वो इसी से वार करते हैं। किले का सेंध लगा रहे थे और भाई बंद इनके आला कार बने हुए थे। मैंने फिरदौस का खून बहा माफ़ कर दिया था। किसी शख्स या गुरूह को मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया था, क्योंकि कत्ल सिर्फ कातिल करते हैं और कातिल कभी ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं होते। जो नॉर्मल नहीं होते वो मुकम्मल इंसान नहीं होते, और नामुकम्मल इंसान से कत्ल का फ़ेल सरजद हो जाए तो इसे कौमी सतह पर नफ़रत की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। यही वजह थी कि मैंने तअस्सुब के ख़िलाफ़ जिहाद का फ़ैसला कर लिया। अब नॉर्मल बनने वाले लोगों को सुधारने का बेड़ा उठा लिया। कुछ हम ख्याल भी मिल गए और मैं मसरूफ़ हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं फिरदौस के गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था। खुदा की मर्ज़ी समझकर सब्र कर लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि जुल्फ़कार का नन्ना से जहन भूलने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो इस वाक़े के बाद से सहम कर रह गया। हर वक्त चुप चुप सा रहता, पता नहीं क्या सोचता रहता था। मैं अकेला था, माजूर था, इसलिए इसे बाजी के घर छोड़ नहीं सकता था। हमारा घर कब्रिस्तान ऐसा बन गया था, बस 2 चलती फिरती कब्रें रहा करती थी। मासी खाना पका दिया करती और हम खा लिया करते थे। घर की जीनत घर वाली से होती है। 14 साल तक फिरदौस ने मेरे घर को जन्नत नज़ीर बनाए रखा था। मैं इसका आदी बन चुका था। इसके बगैर घर जहन्नम महसूस होता था। मैं कारखाने से घर लौटने के बजाय कभी सदर और कभी तारक रोड निकल जाता था। इंसानों के जंगल में आवाज़ों के शोर में अपने आप को गुम कर देने की कोशिश करता था। इस दिन भी मैं इम्प्रेस मार्केट के गेट पर खड़ा ठेले और ख्वानचा वालों की सदाई सुन रहा था कि एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, कैसे हो जागम? मैंने पलट कर देखा, एक कदम के फासले पर जुबैदा खड़ी थी। मैंने इसके चेहरे पर नज़र डाली, जहाँ वक़्त ने अपनी मोहर सबत कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि भरी बहार में ख़िज़ा ने धावा बोल दिया। इसके साथ 7-8 साल की एक बच्ची थी। मैंने इसके गाल को थपथपाते हुए पूछा, ये बच्ची तुम्हारी है? हाँ, दुख झेलने के लिए मैंने अपनी वारिस पैदा कर दी है। इसने गहरी सांस लेकर कहा, औरत तो दुख झेलने के लिए पैदा होती है ना? इसका लहजा यासियत का मजहर था। मैंने जल्दी से कहा, चलो किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, मुझे भूख लग रही है। अगर चाहो तो मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँ, करीब ही मेरा घर है। चलो। मेरी इजाज़त मिलते ही इसने रिक्शा रोका। इसके साथ ही मैं बैठ गया। रिक्शा फराटे भर रहा था, इससे भी तेज़ी से मेरा जहन दौड़ रहा था।
मैं जुबैदा के बारे में ही सोच रहा था। इतनी बड़ी जागीर की मालिक, सैकड़ों हारियों पर राज करने वाली, दौलत की गोद में पलने वाली, कल भी सुकून के लिए तरस रही है। इसने जो चाहा था वो नहीं पाया, सारी तमन्नाएं राख हो गईं। इसकी तमन्ना मैं पूरी कर सकता था मगर मजबूर था, मेरे बस से बाहर की बात थी। एक इस ख्याल में डूबे हो उतरना नहीं, इसकी आवाज़ ने चौंका दिया और मैं जल्दी से नीचे उतरा। रिक्शे से उतरकर मैंने किराया अदा किया और इसके साथ फ्लैट्स की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दूसरी मंजिल पर पहुँच गया। इसने फ्लैट का ताला खोला और मुझे अंदर आने का इशारा करके खुद पड़ोस के फ्लैट में चली गई। मैंने बच्ची को आगे चलने का इशारा दिया और बेसाखी का सहारा लेकर खुद भी अंदर दाखिल हो गया। वो 2 कमरों का फ्लैट था, इसके चेहरे की तरह उजड़ा उजड़ा सा था। सामान बेतरतीबी से इधर उधर फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो तमाम दिलचस्पियों को बुलाकर जिंदा रहने की चाहत खो बैठी है। मैं अभी पहले ही कमरे का जायजा ले रहा था कि जुबैदा वापिस आ गई। इसके हाथ में ट्रे थी। इसने चाय के लवाजमात मेरे सामने रखते हुए कहा, पहले चाय पी लो फिर बातें होंगी। मैंने बिस्कुट उठाते हुए पूछा, तुम्हारा शोहर कितने बजे आता है? इसके होंठों पर असीयत भरी मुस्कुराहट तैर गई। इसने निगाहें झुकाकर जवाब दिया, अब वो कभी नहीं आएगा। मैंने चौंक कर पूछा कि अब वो नहीं आता? हाँ, बुढ़ापे की गोद में जवानी में चल सकती है, लेकिन जवानी की गोद में बुढ़ापा नहीं। हमारी उम्र में तजाद था, ये तो तुम जानते हो। हाँ, जब वो जवानी की दहलीज पर पहुंचा तो मैं बुढ़ापे की मंजिल पर खड़ी थी। कौन कहता है कि तुम बूढ़ी हो चुकी हो? मेरा शोहर, वो महवियास नजर आ रही थी। वो गलत कहता है। नहीं, वो सच्चा है। औरत 20 के बाद से ढलने लगती है, जबकि मर्द 20 के बाद जवान होता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब वो मेरे कमरे में पहली बार आया था तो इसकी मसें भीग रही थी और मैं 22 साल की थी। ख़ानदानी रिवायात को इसने 4 साल तक निभाया, लेकिन इसके सीने में भी दिल था, दिल में अरमान भी थे। आखिर वो कब तक अपने अरमानों का गला घोंटता? थक कर हथियार डाल बैठा। वो खिड़की से बाहर दूर उफक पर निगाहें जमाए हुए थी। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोली, इसे डर था वालिदैन का, रिश्तेदारों के तानो तशन्नुत का। मर्द होते हुए भी वो फरसुदा रिवायात की जंजीरों को झटक न पाया, अंदर ही अंदर टूट कर बिखर रहा था। इसका यूं टूटना बिखरना मुझसे देखा न गया और वो फिर खामोश हो गई। कमरे में बोझल सी खामोशी छा गई। मैं भी मोहर बलब इसे देखता रहा। इसे रो लेने का वक़्त देना चाहता था। दिल में गुबार जमा रहे तो नुकसान का बाइस बनता है। इसे बाहर निकालने का मौका दे रहा था ताकि खुद भी घुटन के खौल से बाहर निकल आए। मैंने इसकी आंखों में नमी देख ली थी। वो रोना चाहती थी मगर कोई शाना नहीं था जिस पर सर रखती। कमरे में छाए सुकूत को खुद इसने तोड़ा। बारूद गीली हुई हो तो जलती हुई तीली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भड़कता हुआ शोला था और मैं गीली लकड़ी जो धुआं तो दे सकती थी, गरमा नहीं सकती थी। इसे जिंदगी की दिलचस्पियाँ मतलूब थी जो मैंने इसे खैरात में दे दी। मेरे एक हारी की बेटी थी, जमाला नाम था। खुदा ने इसे हसीन सूरत तो दी थी मगर किस्मत की खोटी थी। माँ बचपन में मर गई, बाप ने भी मौत की गोद में मुंह छुपा लिया। बेसहारा जानकर मैं इसे अपने साथ ले आई। कुछ ही दिनों बाद मैंने महसूस किया कि वो इसमें दिलचस्पी लेने लगा है। मर्द जब किसी औरत में दिलचस्पी लेने लगे तो समझ लो पाप का बाब खुलने वाला है। मैंने काजी को बुलाया और अपना हक इस बेसहारा को सौंप दिया। अब वो दोनों खुश हैं। इनकी खुशियों को ज़माने की नज़र न लग जाए, इस डर से मैंने दोनों को अमेरिका भेज दिया है। वो दोनों वहीं सेट हो गए हैं। गोठ में किसी को खबर नहीं कि मैं अब सिर्फ इसकी बराए नाम बीबी हूँ, इसलिए बंगला किराए पर दे रखा है। सिर्फ मेरा ज़ाती मुलाजिम अली सुमर जानता है कि मैं इस छोटे से फ्लैट में हूँ। वो फसल की आमदनी ला कर दे देता है जिसे मैं हर 2-3 माह के बाद मुख्तलिफ ज़राए से अमेरिका भेज देती हूँ। अपनी कहानी ख़त्म करके वो खामोश हो गई। वो रो दे तो दिल का गुबार आंखों से निकल आए। ये सोच कर मैंने पूछा, ये पहाड़ सी ज़िंदगी कैसे काटूगी? मैं मशरिक़ की बेटी हूँ। इस्लाम शोहर की ताबेदारी का दरस देता है। शोहर की खुशी में खुश रहकर ज़िंदगी गुजार लूँगी। और बेटी, इसके नाम पर 5 लाख डिपॉजिट है। फिर इसके बाप ने लिख कर दे दिया है कि मेरी जायदाद से इसे कोई मतलब नहीं है, वो भी इसे ही मिलेगी। एक बात कहूँ, मानोगी? बोलो, तुम्हारा हुक्म सराखों पर। अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं इसे जुल्फ़कार के नाम पर वक़फ़ करना चाहता हूँ। नहीं, मेरी चाहत में दीवानी बन जाने वाली के इनकार ने मुझे गंग कर दिया। हैरत से इसे देखने लगा। ज़ैग़म वो दिन किस्सा पारीना बन गए जब हर मुसलमान दूसरे का भाई होता था। कुरान हर घर में मौजूद है मगर जुज़दान में बंद। इस पर इतनी मजबूत गांठ लगा कर रखी जाती है। मुफाद परस्तों ने हमें इतने खानों में बांट दिया है कि अब हम दरिया के 2 किनारे बन चुके हैं। दरिया पर पुल भी तो बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? अगर कोशिश करोगे तो कुफर का फतवा लगाकर संसार कर दिया जाओगे। इल्ज़ाम साबित करने के लिए हज़ारों बहाने हैं। किस किस फंदे से बचोगे? वो वक़्त और था जब तुम पहली बार अली गोठ आए थे। तब हमारा ईमान ताज़ा था।
पाकिस्तान नया नया बना था। यहाँ का हर फर्द मुसलमान था, ना कोई सिंधी था, ना महाजर, ना पंजाबी था, ना पठान, ना शिया था, ना सुन्नी। सब के सब एक नबी का कलमा पढ़ने वाले थे। एक कुरान पर सबका ईमान था। तो क्या अब ईमान बदल गया है? मैं सब कुछ समझ रहा था, फिर भी पूछ लिया। ईमान तो है मगर सबूत नहीं, कुरान तो है मगर अमल नहीं। अगर मैंने अपनी बेटी तुम्हें दे दी तो अली गोट से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। मेरी बेटी भी तुम्हारे घर में खुश न रह पाएगी। सच कड़वा होता है, फिर भी निगलना पड़ता है। मैं हकीकत को झुटला न सका और बोझल कदमों से लौटा है। मुझे जुबैदा की तबाह हाल जिंदगी पर रोना आ रहा था। घर आकर मैंने अपने जिस्म को बिस्तर पर गिरा दिया। मैं भी अंदर से टूट चुका था। कोई मर जाता है तो इतना दुख नहीं होता, मगर मरते हुए को देखकर दिल गम से फट जाता है। जुबैदा भी गीली लकड़ी की तरह सुलग सुलग कर राख हो रही थी। मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि नौशे भाई आ गए। खिलाफ तवक्का इनके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। समंदर जैसा सकूत छाया था जो आने वाले तूफान का पेश खैमा था। उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ज़ैगम तुम मेरे रिश्तेदार हो, इसलिए मैं अपने पेशे से गद्दारी करने पर मजबूर हो गया हूँ। ऐसा जुर्म करने वाला हूँ जिसके बाद अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा देना नागुज़ीर है। तुम जानते हो मेरा महकमा मुल्क की बका के लिए सरधड़ की बाजी लगाए रहता है और मुल्क की सालमियत के लिए महकमे का राज अफशा करना भी जुर्म है। हम हर इस मशकूक शख्स पर निगाह रखते हैं जो मुल्क की सालमियत के लिए सिम कातिल है। फिर भी रिश्तेदारी की वजह से मैं बता रहा हूँ कि जुल्फ़कार भी एक ऐसी ही तंजीम से वाबस्ता हो गया है जो लिसानी बुनियादों पर मुसलमानों को टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रही है। इस साजिश में जुल्फ़कार का किरदार नहायत अहम है। इसे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तरगीब दो, वरना तबाही इसका मुकद्दर बन जाएगी। वो तो अपना गुस्सा दिखाकर चले गए, मगर मुझे शोलों में जलता छोड़ गए। गम व गुस्से की आग ने मुझे जुनूनी बना दिया और मैंने ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक फ़ैसला कर लिया। मैं जिस कुर्सी पर बैठ कर लिखता हूँ वो लोहे की है। इसके पाए से मैंने बिजली का तार मुंसलिक कर दिया है। सिर्फ बटन दबाने की देर है, इसलिए मैं तेज़ तेज़ लिख रहा हूँ। जुल्फ़कार के आने से पहले मैं आखिरी सतर लिख लेना चाहता हूँ। सिर्फ इस उम्मीद पर यह डायरी लिख रहा हूँ कि मेरी बातें सनदे वक्फ़ा रहें। जिस काम में मेरी माजूरी रुकावट बन गई है, इसे हमारी नई नस्ल पूरा कर दी। मुल्क की सालमियत के लिए सिम्मे कातिल जिसे लोग उसबियत कहते हैं, इसके खिलाफ सीना सुपर हो सके। एज अ राइटर मैं आपको एक बात बताता चलूँ। जिस शख्स ने मुझे डायरी दी थी, इसने अखबार का एक तराशा भी दिया था। इस तराशे की खबर के मुताबिक एक घर से 2 आदमियों की लाशें मिली थी। एक में एक नौजवान था जिसके नरखरे को किसी दरिंदे ने चबा लिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक दरिंदे के दांतों में मोहलिक जहर था, जिसकी वजह से नौजवान का जिस्म नीला पड़ गया था। दूसरी लाश दरमियानी उम्र के एक लंगड़े की थी जिसकी कुर्सी से बिजली का नंगा तार छू गया था और बिजली के झटकों ने इसकी जान ले ली थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मुहिब्बे वतन ज़ैगम आबदी की ये दास्तान? हम चाहते हैं कि मुल्क का तमाम बच्चा मुल्क के तमाम नौजवान इस काम को रज़ाकाराना तौर पर जारी रखें। तो दोस्तों, और बहुत से अच्छे नावल सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।